बायोलॉजी की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, चैप्टर वाइज वो मैं लेके आ गया हूँ। इसमें हर टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे बेटा, इनको तो ज़रूर तैयार कर लेना है आपको। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखो, बड़े छोटे सारे मिक्स हैं यहाँ पर। कह रहे हैं वृक्क नलिका की संरचना तथा कार्यविधि का वर्णन कीजिए। तो ये जो वृक्क है बेटा, इसका आपको चित्र बनाना है। ठीक है, ये आपको नेफ्रॉन दिख रहा है, ये कॉक्टेस है, ये पेल्स फिश है, ये मेड्यूला होता है और ये मूत्र नलिका होती है हमारी। तो इसका चित्र बनाना है और उसके बाद इसकी कार्यविधि का भी आपको वर्णन करना है। ठीक है, कि कैसे बनता है। इसके बेसिकली तीन भाग होते हैं, समिस्त कुंडलित भाग, मध्य नीले लूप और दूरस्थ कुंडलित भाग। ठीक है, ये बना दोगे। और उसके मूत्र बनने का जो निर्माण की प्रक्रिया है वो आपको लिखना है। कह रहे हैं कोशिका गुच्छ में धमनी की जो शाखा आती है वो इससे निकलने वाली शाखा से अधिक चौड़ी होती है। इस प्रकार कोशिका गुच्छ में अधिक रुधिर आता है किंतु निकल कम पाता है। अतः इसका प्लाज्मा कोशिकाओं की पतली भित्ति से छन जाता है और संपट में होकर नलिका की आ जाता है नलिका में। यह क्रिया परानिस्यंत अपोहन या डायलिसिस कहलाती है। आपने सुना होगा डायलिसिस का नाम। छने हुए निस्यंत में लगभग सभी कार्बनिक एवं अकार्बनिक यौगिक जैसे जल, यूरिया, यूरिक अम्ल, ग्लूकोज, एमिनो अम्ल आदि होते हैं। ठीक है, अर्थात रुधिर कणिकाओं तथा प्लाज्मा की प्रोटीन को छोड़कर लगभग सभी घटक उपस्थित होते हैं। इनकी मात्रा भी प्लाज्मा के बराबर ही होती है। केशिका गच्छ से निकलने वाली पतली सी रुधिर वाहिनी अब नलिका के यू आकार तथा कुंडलित भाग के चारों ओर बार बार विभाजित होकर केशिकाओं का जाल सा बना लेती हैं। ठीक है, और नली के अंदर आए यह हर प्लाज्मा से भोजन आदि निकलकर केशिकाओं की भित्ति से होकर वापस रुधिर में आ जाता है। कुछ जल भी इस प्रकार आप वापस रुधिर में आ जाता है। इस क्रिया को वर्णात्मक अवशोषण कहते हैं। इस प्रकार अनावश्यक जल तथा व्यर्थ या अनहानिकारक पदार्थ रुधिर से नलिका जल में ही रह जाते हैं। यही मूत्र है जो मूत्र संग्रह नलिका होती है, होता हुआ मूत्राशय में एकत्र होता रहता है। मूत्राशय मूत्र समय समय पर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। और पानी ज़्यादा पीना चाहिए इसी वजह से। और इस तरीके से मूत्र का निर्माण होता है और मूत्र बाहर निकलता है। ये क्वेश्चन जब मैंने बोर्ड एग्जाम दिया था 2008 में, पूछा गया था क्या कारण है कि आकृति, आकार, रंग, रूप में इतने भिन्न भिन्न दिखाई पड़ने वाले मानव एक ही स्पीसीज के सदस्य हैं। ठीक है, ये लिखना है। कह रहे हैं विभिन्न आकृति, आकार और रंग रूप वाला मानव वास्तव में एक ही जाति होमो सैपियंस का सदस्य है। मानव का उद्भव अफ्रीका में हुआ। अफ्रीका से मानव के पूर्वज पश्चिम एशिया, मध्य एशिया, यूरेशिया, दक्षिण एशिया, पूर्व एशिया, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, इंडोनेशिया सभी जगह फैल गए। वातावरणीय प्रभाव के कारण उनकी आकृति, आकार और रंग रूप में विभिन्नता आ गई। मानव के गुणसूत्रों या डीएनए की संरचना में कोई ऐसा परिवर्तन नहीं हुआ जिससे नई जाति का उद्भव हो पाता। विभिन्न आकार, आकृति और रंग रूप वाले मानव परस्पर लैंगिक प्रजनन कर संतान उत्पन्न करते हैं। ये परस्पर रक्तदान या रक्त आदान कर सकते हैं। इससे भी स्पष्ट होता है कि सभी मानव एक ही जाति होमो सैपियंस के सदस्य हैं। अगला क्वेश्चन है डायलिसिस पर टिप्पणी। आपने सुना होगा डायलिसिस कब होता है बेटा, जब किडनी खराब हो जाती है तो डायलिसिस किया जाता है। किडनी का मेन काम क्या होता है, खून को साफ करना होता है ना, और जो हमारे शरीर के विषैले पदार्थ मूत्र के रूप में बाहर निकालता है। तो ये चीज़ जब नहीं हो पाती तो हमें डायलिसिस करना पड़ता है। कह रहे हैं वृक्कों के खराब मतलब किडनी के खराब होने पर जब रक्त को शुद्ध करने के लिए कृत्रिम वृक्क या डायलिसिस का उपयोग किया जाता है। इसमें रोगी की किसी धमनी का संबंध सेलोफेन नली से कर देते हैं जो नमक के घोल में लटकी रहती है। नमक के घोल का संगठन रक्त प्लाज्मा के समान होता है। जब रक्त सेलोफेन नली से गुजरता है तो अपशिष्ट पदार्थों जैसे अमोनिया, यूरिया के अणु सेलोफेन नली से निकलकर नमक के घोल में आ जाते हैं और प्रोटीन अणु के जटिल अणु रक्त में ही रह जाते हैं। इस प्रक्रिया का कारण रक्त साफ हो जाता है। शुद्ध रक्त को शिराओं द्वारा शरीर में वापस भेज दिया जाता है। ठीक है बेटा, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो कर रहे हैं, लेकिन मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी के जो बॉक्स के क्वेश्चन है वो ज़रूर कर लेना, और उसके साथ साथ जो अभ्यास के क्वेश्चन है वो ज़रूर करना। ठीक है, मैं आपसे पहले बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, वो ज़रूर करना है। अगला क्वेश्चन है पौधों में निम्नलिखित पदार्थों का परिवहन किस प्रकार होता है। जल, खनिज, भोजन, इनका परिवहन कैसे होता है। पौधे मृदा से अपने लिए आवश्यक जल, खनिज लवण जड़ द्वारा प्राप्त करते हैं। जल एवं खनिज लवण मूल रोम, वलकुट तथा अंतराल त्वचा से होते हुए जड़ के जाइलम तक पहुँचते हैं।
पौधे में जड़ से लेकर तने एवं शाखाओं के शिखर पर स्थित पंक्तियों तक जाइलम ऊतक फैला होता है। जाइलम द्वारा ही जल एवं घृत खनिजों का परिवहन होता है। ठीक है, और ये चित्र बना देना। अगला क्वेश्चन है, मानव मूत्र तंत्र का चित्र बनाइए और उसे निम्नलिखित भागों का नामांकन करना है। चित्र बनाना है ओनली। ठीक है, और मूत्र वृक्क कहाँ है, मूत्रवाहिनी कहाँ है, मूत्राशय कहाँ है, मूत्रमार्ग कहाँ है। तो देखो बेटा, ये वृक्क हुआ, ये मूत्रमार्ग हुआ, मूत्राशय हुआ, ये आपको प्रॉपर चित्र बनाना है। ठीक है, फिर क्या बोला, सामान्य मानव मूत्र के दो प्रमुख घटकों के नाम लिखिए। तो सामान्य मानव मूत्र के घटक लगभग 95% से 96% जल, 2% से 2.6% यूरिया और लगभग 2% अनावश्यक खनिज आयंस तथा सूक्ष्म मात्रा में अन्य पदार्थ पाए जाते हैं। मूत्र हल्का अम्लीय होता है। ठीक है, जो मूत्र होता है वो हल्का अम्लीय भी होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण और श्वसन में क्या अंतर है। प्रकाश संश्लेषण, इसमें सरल पदार्थों, ठीक है, सरल पदार्थों से जटिल पदार्थों तथा संश्लेषण होता है, ये लिखेंगे। इसमें जटिल पदार्थों से सरल पदार्थ बनते हैं। इसके फलस्वरूप शरीर के शुष्क भार में वृद्धि होती है और इसके फलस्वरूप शरीर के शुष्क भार में कमी आती है। इसमें O2 निकलती है और इसमें O2 प्रयुक्त होती है, मतलब ली जाती है। इस क्रिया में प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में संचित होती है और इस क्रिया में रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में मुक्त होती है। ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन है, मानव पाचन तंत्र का नामांकन चित्र बनाइए। तो देखो बेटा, चित्र बनाने के लिए हर साल आते हैं, है ना। तो ये पाचन तंत्र आपको बनाना है, जिसमें आपको अमाशय दिखाना है, अग्नाशय दिखाना है, वेदांत, यकृत, ये सब दिखाना है। ये चार तो दिखाने ही दिखाने, बाकी छोटे मोटे अगर आपको याद है तो वो भी दिखा दो। ठीक है, प्रॉपर। आगे बढ़ते हैं। रक्त में उपस्थित 3 प्रकार की कोशिकाओं का नाम बताइए, प्रत्येक का एक कार्य भी लिखिए। तो रक्त में उपस्थित 3 प्रकार की कोशिकाएं हैं बता, लाल रक्त कणिकाएं। इनमें हीमोग्लोबिन प्रोटीन होती है जो ऑक्सीजन वाहक के रूप में कार्य करती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं, ये शरीर की सुरक्षा करती हैं। और रक्त प्लेटलेट्स, ये रक्त स्कंदन में सहायक होती हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्यों में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है। ऑक्सीजन का परिवहन फेफड़ों की वायु कुपिकाओं से ऑक्सीजन विसरण द्वारा रक्त कोशिकाओं में पहुंचकर रक्त की हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करती है। अस्थायी ऑक्सी हीमोग्लोबिन कोशिकाओं में पहुंचकर ऑक्सीजन को मुक्त करता है। ये उदाहरण है, ये रिएक्शन होती है। ठीक है, फेफड़ों में कैसे पहुंचता है, देखो, कार्बोक्सिलिक अम्ल के रूप में लगभग 5 से 10% कार्बन डाइऑक्साइड रक्त प्लाज्मा के जल में घुलकर कार्बनिक अम्ल बनाती है। बाइकार्बोनेट्स के रूप में लगभग 80 से 85% CO2 लाल रुधिर राणु तथा प्लाज्मा में सोडियम पोटेशियम से क्रिया करके सोडियम तथा पोटेशियम बाइकार्बोनेट बनाती है। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या होता है, 10% CO2 लगभग लाल रुधिर राणु के से क्रिया करके कार्बनो हीमोग्लोबिन बनाती है। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु सजीव है, इसका निर्धारण करने के लिए हम किस मापदंड का उपयोग करेंगे। देखो, जिस वस्तु में गति पाई जाती है उसे सजीव माना जाता है। ठीक है, अणुगति जिसमें होगी वो सजीव होगा। किसी जीव द्वारा किन कच्ची सामग्री का उपयोग किया जाता है। किसी जीव द्वारा कार्बन आधारित अणुओं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कच्चे पदार्थों के रूप में किया जाता है। कह रहे प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो 6CO2 + 12H2O, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, C6H12O6, 6O2, 6H2, ये आपको लिखना होगा। ठीक है, दारू ऊतक के 2 प्रकार के अवयव लिखिए। दारू ऊतक के मुख्य अवयव होते हैं वाहिनिकाएं और वेसल्स, वाहिकाएं। ठीक है, किसी जलीय प्राणी जैसे मछली में श्वसन अंगों का नाम लिखिए। तो वो किससे लेते हैं, गिल्स जो होते हैं ना, गलफड़े, उससे लेते हैं। अप्रकाशीय अभिक्रिया कोशिका के किस भाग में होती है, हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। एडीपी और एटीपी का पूरा नाम, एडीपी का पूरा नाम क्या होता है, एडिनोसिस डाइफॉस्फेट, और एटीपी का नाम होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एम्फाइसीमा रोग के क्या लक्षण है। एम्फाइसीमा में वायु कुपिकाओं का लचीलापन समाप्त हो जाता है, हो जाने से गैसीय विनिमय की क्षमता कम हो जाती है। तरल संयोजी ऊतक के 2 उदाहरण, तो वो है रुधिर और लसिका। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का क्या नाम है, तो उसका नाम है बेटा एमाइलेस, जिसे टॉयलिन भी कहते हैं। ठीक है, टॉयलिन ज़्यादा आसान लग रहा है बोलने में। ईसीजी क्या है,
इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ हृदय स्पंदन क्रिया की ग्राफी रिकॉर्डिंग को कहते हैं। इससे हृदय संबंधी रोगों का पता चलता है। रुधिर के सर्वदाता एवं सर्वग्राही वर्ग के नाम बताइए। रुधिर का ओ वर्ग सर्वदाता होता है और ए बी वर्ग सर्वग्राही होता है। ओ सभी को दे सकता है और ए बी सभी की ले सकता है। वातपोत्सर्जन का कोई कार्य लिखिए बेटा। वातपोत्सर्जन के कारण वातपोत्सर्जन संसर्जन तनाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण पौधों में रसारोहण होता है। वातपोत्सर्जन के कारण पौधों में खनिज लवणों का भी वितरण होता है। ठीक है। हमारे शरीर में वसा का पाचन कहाँ होता है? अमाशय और क्षुद्रांत में। वसा का पाचन लाइपेज एंजाइम की सहायता से होता है। लाइपेज एंजाइम वसा को वशीय अम्ल और ग्लिसरॉल में तोड़ देता है। ठीक है। किस यंत्र की सहायता से रक्तदाब नापा जाता है? तो रक्तदाब इससे मापा जाता है, स्फिगोमीटर। ठीक है सर, उससे मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बाघ जैसे मांसाहारी की क्षुद्रांत छोटी क्यों होती है? तो मांसाहारी भोजन की प्रकृति प्राणी शरीर के अनुरूप होने के कारण इसका पाचन शीघ्र हो जाने के कारण इसकी क्षुद्रांत छोटी होती है। उस ऊतक का नाम लिखिए जो पौधों में भोज्य पदार्थों का वितरण करता है, वो है बेटा फ्लोएम। और जो पौधे में जल और खनिज लवणों का वितरण करता है वो है जाइलम। कंफ्यूज मत होना, भोज्य पदार्थ का वितरण फ्लोएम करता है और जल और खनिज का वितरण जाइलम करता है। ठीक है, आ सकता है एग्जाम में। मानव वृक्क के दो मुख्य कार्य लिखिए। ठीक है, मानव वृक्क के दो मुख्य कार्य क्या है? मूत्र के रूप में अन्य उपापचय क्रियाओं में जनिन नाइट्रोजन युक्त पदार्थों का उत्सर्जन, जो विषैले पदार्थों को बाहर निकालना। शरीर के अंगों में आयनों जल का ऑस्मोगुलेशन, एक कृत्रिम वृक्क में नाइट्रोजन अपशिष्ट उत्पादों को निकालने के लिए को अपवहन कहते हैं। ये भी लिख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? देखो, जलीय जीव श्वसन हेतु आवश्यक ऑक्सीजन जल से प्राप्त करते हैं। जल में घुली हुई जल बनता है H2O से। हाइड्रोजन के 2 मोल है वहाँ और ऑक्सीजन 1 है ना। जल में घुली हुई ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा से बहुत कम होती है। स्थलीय जीवों को प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध होती है। जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण जलीय प्राणियों की श्वास दर स्थलीय प्राणियों की तुलना में अधिक होती है। उनको ज़्यादा सांस लेना पड़ता है। हम एक बार लेंगे, वो उनको 3-4 बार लेना पड़ेगा। एक पादप में भोजन का स्थानांतरण कैसे होता है? जाइलम के द्वारा भोजन करना, भोजन तो फ्लोएम के द्वारा होगा, है ना। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण फलस्वरूप बने भोज्य पदार्थों का पौधे के विभिन्न भागों में वितरण फ्लोएम द्वारा होता है। पौधे में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण घुलनशील अवस्था में होता है। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं? हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के कारण फेफड़ों से शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता कम हो जाएगी। ऑक्सीजन की कमी के कारण फलस्वरूप शरीर में भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण कम मात्रा में होगा। इससे जैविक कार्यों के लिए कम ऊर्जा उपलब्ध होगी और ऊर्जा की कमी के कारण थकान जल्दी महसूस होगी। हीमोग्लोबिन की कमी के कारण होने वाले रोग को रक्तक्षीणता भी कहते हैं और इसमें बहुत ज़्यादा थकान हमें मिलती है। हमारे आमाशय में अम्ल की क्या भूमिका है? तो बेटा देखो क्या क्या है। प्रोटीन पाचक निष्क्रिय पेप्सिजोज एंजाइम HCl की उपस्थिति में सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। उसके बाद अम्ल के कारण भोजन में उपस्थित जीवाणु आदि को नष्ट करता है। अम्ल भोजन को सड़ने से रोकता है और अम्ल के कारण अस्थियां आदि कठोर पदार्थ घुल जाते हैं। कभी कभी हड्डी वगैरह भी कोई मांसाहारी लोग खा लेते हैं तो वो भी पेट में जाके घुल जाता है। ठीक है, जिससे उनका यांत्रिक पाचन सुगमता से हो जाता है। तो ये फ़ायदा है। किसी पौधे से जाइलम निकाल देने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बेटा जब जाइलम निकाल दोगे तो खनिजों का आदान प्रदान होना बंद हो जाएगा। देखो, जड़ें मृदा से जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण करती हैं। अवशोषित किए गए जल तथा खनिज लवण जाइलम वाहिकाओं तथा वाहिनिकाओं द्वारा पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाए जाते हैं। जल एवं खनिज परिवहन के अतिरिक्त ये पौधे को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करती हैं। यदि पौधों से जाइलम निकाल दिया जाए तो पौधे को पोषण यांत्रिक सहायता प्राप्त नहीं होगी तथा वह मर जाएगा। भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? देखो, जो लार जिसे सलाइवा कहते हैं, 99.5 उसमें जल होता है, फिर श्लेष्म, टॉयलिन और लाइसोजाइम होता है। जल भोजन को गीला करता है, श्लेष्म के कारण भोजन चिकना हो जाता है। इससे भोजन को चबाने और निगलने में सुविधा होती है। टॉयलिन एंजाइम स्टार्च को माल्टोज शर्करा में बदलता है
और लाइसोजाइम जीवाणु आदि सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देता है। लार के कारण भोजन के स्वाद को पहचानने में भी सहायता मिलती है। तो ये सारे काम होते हैं लार्व के। अगला है निम्नलिखित के श्वसन अंगों के नाम लिखिए। मछली, मच्छर, केंचुआ, कुत्ता। तो मछली का श्वसन अंग बेटा गिल्स होता है, गलफड़े बोलते हैं। मच्छर में श्वास के लिए बेटा क्या होता है? ट्रैकिया, नलिका होता है। केंचुए में नम देह भित्ति होती है। और कुत्ते में श्वसन अंग के लिए फेफड़े होते हैं, लंग्स, है ना। मानव ऊतकों को एकत्रित कार्बन डाइऑक्साइड का क्या होता है? मानव ऊतकों में श्वसन क्रिया के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड विसरित होकर रक्त में पहुंचती है। रक्त इसे बाइकार्बोनेट्स, मोनिक अम्ल तथा कार्बिनो हीमोग्लोबिन के रूप में फुफ्फुस कोशिकाओं तक पहुंच जाता है। और फुफ्फुस कोशिकाओं से CO2 निश्वसन द्वारा बाहर निकल जाती है। ठीक है, हम सांस जब श्वसन की क्रिया है, ऑक्सीजन लेते हैं लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते भी हैं हम। वातपोत्सर्जन से आप क्या समझते हैं? देखो, पौधे के वायवीय भागों से जलवाष्प के रूप में होने वाली जल हानि को वातपोत्सर्जन कहते हैं। यह मुख्यतः रंध्रों द्वारा होता है। वातरंध्र तथा उपचर्म वातपोत्सर्जन में सहायक होते हैं। ठीक है। पचे हुए भोजन को अवशोषित करने के लिए क्षुद्रांत को कैसे अभिकल्पित किया गया है? तो देखो, क्षुद्रांत की भीतरी सतह पर लाखों अंगुली सदस्य रसांकुर तथा सूक्ष्म रसांकुर पाए जाते हैं। ठीक है। इनके कारण क्षुद्रांत की अवशोषण सतह में लगभग 600 गुना वृद्धि हो जाती है। रसांकुर में रक्त कोशिकाओं तथा लसिका कोशिकाओं का जाल फैला रहता है। वसीय अम्ल तथा ग्लिसरॉल का अवशोषण लसिका कोशिकाओं द्वारा, अन्य पचे हुए भोजन पदार्थों का अवशोषण रक्त कोशिकाओं के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के आवश्यक कारक क्या है? तो उसको क्या चाहिए होता है बेटा? एक तो होता है बाह्य कारक, ये प्रत्यक्ष रूप से क्रिया की दर को प्रभावित करते हैं, जैसे कि प्रकाश चाहिए, तापमान, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, ये सब उसको चाहिए बाह्य कारक में। आंतरिक कारक में ये अप्रत्यक्ष रूप से क्रिया की दर को प्रभावित करता है, जैसे पत्ते की संरचना, पर्णहरिम, पत्ते की आयु, ये सब भी उसको प्रभावित करते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के दौरान घटित होने वाली दो घटनाएं लिखिए। तो प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अवकरण प्रक्रिया है। ठीक है, जिसमें जल का ऑक्सीकरण और तथा कार्बन डाइऑक्साइड का अवकरण होता है। यह क्रिया पर्णहरिम तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। इससे अग्रलिखित दो घटनाएं घटित हो सकती हैं। ठीक है, इसमें जल का ऑक्सीकरण होता है और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अवकरण, यही लिखना है आपको। प्रकाश संश्लेषण क्या है, पढ़ चुके हैं पहले। प्रकाश संश्लेषण एक ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया है। इसमें जल का ऑक्सीकरण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अवकरण होता है। यह क्रिया प्रकाश तथा पर्णहरिम की उपस्थिति में होती है। इसके फलस्वरूप पौधे CO2 तथा H2O से ग्लूकोज का संश्लेषण करते हैं और इसमें O2 सह उत्पाद बनता है। ठीक है, और ये अभिक्रिया आपको लिख देनी है, पहले भी लिखा था हमने। एंजाइम क्या है? एंजाइम का एक मुख्य कार्य लिखिए। एंजाइम प्रोटीन प्रकृति के जैव उत्प्रेरक होते हैं। यह विभिन्न जैव रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करता है। ठीक है ना, अभिक्रिया को जो घटाता बढ़ाता है उसे ही उत्प्रेरक कहते हैं। रक्तदाब क्या है? ब्लड प्रेशर। सामान्य प्रकुंचन दाब और अनुच्छेदन लगभग कितना होता है? प्रवाह के समय रक्त द्वारा धमनियों की भित्ति पर लगाया जाने वाला दाब रक्तदाब कहलाता है। ठीक है, फिर आपके MCQs आते हैं। निम्न में से कौन प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन। डायाफ्राम मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित होता है बेटा? श्वसन से, डायाफ्राम। बोमेन संपुट मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित होता है? उत्सर्जन से। लसिका मनुष्य के किस तंत्र से संबंधित होता है? परिवहन से। मैं देखो बेटा आंसर ही बता रहा हूँ, आलतू फालतू के 3 ऑप्शन नहीं बता रहा, क्योंकि आलतू फालतू के ऑप्शन बताने पे दिमाग पे वो घर कर जाते हैं। और जब आप क्वेश्चन में जाओगे ना एग्जाम में, तो वो आलतू फालतू के आंसर भी आपके दिमाग के साइड में घूमते हैं। तो वो मेरा जो टेक्निक है वो हमेशा मैं आलतू फालतू ऑप्शन बोलता ही नहीं हूँ, सीधा करेक्ट आंसर पर नज़र जा मारता हूँ, ताकि बच्चे उस लाइन को पढ़ के उसका आंसर ही उसके दिमाग में आए, आलतू फालतू की चीज़ें ना आए। मानव शरीर में पित्त रस भंडारण कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है। पादप में जाइलम का क्या कार्य होता है? जल का वहन करना। और फ्लोएम का कार्य होता है भोजन का वहन करना। ठीक है। मनुष्य शरीर में वृक्क किससे संबंधित होता है? उत्सर्जन, मूतने से। एक छात्र ने पत्ते की बाह्य त्वचा की झिल्ली का पार्श्व ये चित्र बनाया। ठीक है, तो BA संख्या द्वारा चिन्हित भाग क्लोरोप्लास्ट को प्रकट करता है। कितने? ये वाला यहाँ पर, ये क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर है 4 नंबर पर।
निम्न में से कौन सा पादप ऊतक नहीं है? तो उपकला पादप ऊतक नहीं है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति अनिवार्य है। इसे दर्शाने वाले प्रयोग में जब पत्ती पर आयोडीन की बूंदें डाली जाती हैं तो पत्ती का बिना ढका भाग नीले काले रंग का हो जाता है। नीला काला भाग जिसकी उत्पत्ति को प्रकट करता है वो क्या है? वह है स्टार्च। पत्ते की अधर सतह पर पाए जाने वाले छोटे छोटे क्या कहलाते हैं? रंध्र कहलाते हैं, छेद। खाद्य पदार्थ में स्टार्च की उपस्थिति की जाल के लिए किस रसायन की आवश्यकता होती है? आयोडीन की। श्वसन क्रिया में पौधे से मुक्त क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड। पौधे से ना ऑक्सीजन मुक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं। ठीक है, या ऑक्सीजन आएगा, हमारे में से ऑक्सीजन निकलता है। श्वसन क्रिया को दर्शाने वाले प्रयोग में फ्लास्क में रखे बीज होने चाहिए, अंकुरित बीज। निम्नलिखित में से कौन सा जीव गलफड़ों द्वारा श्वास लेता है? मछली। पौधे में कार्बनिक भोज्य पदार्थ का संवहन कहाँ होता है? फ्लोएम द्वारा होता है। अब हम बात पढ़ेंगे जैव प्रक्रम। देखो बेटा, हम टिप्पणी लिखनी है, मुकुलन और कायिक प्रवर्धन पर टिप्पणी लिखनी है। ठीक है, मुकुलन क्या होता है? आपने देखा होगा ऐसे ऐसे पौधा होता है ना, इससे 3-4 ऐसे हो जाते हैं, पूरा फिर पूरा तालाब में फैल जाता है, हरा हरा सेवल टाइप। कह रहे हैं स्पंज तथा हाइड्रा जैसे सरल जंतुओं में मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। हाइड्रा के जठर भाग पर एक छोटी सी कलिका बनती है जो कुछ समय तक शरीर पर ही बढ़ती रहती हैं, बाद में अलग होकर नया हाइड्रा बना लेती हैं। एक कोशिकीय ईस्ट कोशिका में अनुकूलित परिस्थितियों में एक उभार बनता है, केंद्रक विभाजित होकर 2 पुत्री केंद्रक बनाता है और एक केंद्रक उभार में चला जाता है और उभार पृथक होकर स्वतंत्र पौधा बना लेता है। ठीक है, आपने चित्र भी देखा होगा, पहले वीडियोस में भी बना के मैंने बता रखे। कायिक प्रवर्धन क्या होता है? पौधे का को वर्धा भाग जब मित्र पौधे से अलग होकर एक नए पौधे का निर्माण करता है। ठीक है, उस और फिर एक उसे हम क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, प्राकृतिक और कृत्रिम। ठीक है, प्राकृतिक में क्या होता है बेटा? जैसे कि पत्ता का गिर गया, पत्ते को, ठीक है, टहनियाँ गिर गई, उससे फिर बना, तो वो नेचुरल तरीके से बना। और कृत्रिम में क्या होता है? हम क्या करते हैं? पन्नी बांधते हैं, टहनियाँ काट के अलग अलग लगाते हैं, गोबर बांधते हैं, कट करते हैं, ये सब हमारे कृत्रिम जो हम खुद से करते हैं वो कृत्रिम में आ जाते हैं। अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन में क्या अंतर है? एक ही जनक द्वारा संतान की उत्पत्ति होती है अलैंगिक जनन में। ठीक है, और संतान के लिए 2 जनकों का आवश्यक होना है इसमें। समसूत्री कोशिका विभाजन होता है इसमें, और इसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है। निषेचन नहीं होता है इसमें, इसमें निषेचन होता है। संतान पूर्णतः जनक के समान गुणों वाली होती है और संतान में दोनों जनकों के गुण पाए जाते हैं। द्विखंडन और बहुखंडन में अंतर बताना है, तो यह क्रिया अनुकूल परिस्थितियों में होती है और यह क्रिया बहुखंडन है। यह क्रिया सामान्य प्रतिकूल परिस्थितियों में होती है। इसमें केंद्रक 2 पुत्री केंद्रिकाओं में विभाजित होता है, इसमें केंद्रक अनेक संतति केंद्रकों में बटा होता है। इसमें केंद्रकों का विभाजन के साथ साथ कोशिका द्रव्य में बंटवारा हो जाता है। इसमें केंद्रकों का विभाजन पूर्ण होने के पश्चात प्रत्येक पुत्री हो जाता है। यह सामान्यतः केंद्रक के चारों ओर थोड़ा थोड़ा कोशिका द्रव्य एकत्र हो जाता है। एक कोशिकीय जीव से 2 संतति जीव बनते हैं और इसमें एक कोशिकीय जीव से जीव बनते हैं, अनेक संतति जीव बनते हैं इसमें। उदाहरण के लिए प्लाज्मोडियम। गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियां बताइए बेटा। तो कंडोम का प्रयोग है, नसबंदी है, ये सब आप जानते ही हैं। कह रहे हैं इनके बारे में इनका पूरा नाम लिखो। IUCD, इंट्रा यूटेरिन कॉन्ट्रासेप्टिक। ठीक है, मतलब गर्भ निरोधक युक्तियाँ। एड्स क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। HIV, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। OC, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, ये इनके फुल फॉर्म आ सकते हैं लिखने के लिए। स्वपरागण और परपरागण से आप क्या समझते हैं? ठीक है, ये स्किप हो गया क्वेश्चन। ये एक वीडियो मैंने बनाया था बेटा, 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में। पुष्प के अनुदैर्घ्य रेखाट का चित्र बेटा हर साल बनाने के लिए आता है। ठीक है, ये हर साल आता है। और एक आता है तंत्रिका कोशिका चित्र, ये भी हर साल आता है, तो इसको देख लीजिएगा। कह रहे अलैंगिक जनन के विभिन्न प्रकारों को लिखिए। तो अलैंगिक जनन में विखंडन होता है, यह द्विखंडन या फिर बहुविखंडन विधि से हो सकता है। इसकी फलस्वरूप क्रमशः एक जीव से 2 जीव और एक जीव से अनेक जीव बन जाते हैं। मुकुलन है इसका उदाहरण। इसमें कायिक शरीर पर एक साथ एक या अनेक मुकुल बनकर शरीर से पृथक हो जाते हैं।
फिर बीजाणु जनन भी है। कवक प्रायः बीजाणु द्वारा अलैंगिक जनन करते हैं। अलैंगिक जनन में सिर्फ एक की आवश्यकता होती है और लैंगिक में दो की। पुनरुद्भवन है, ठीक है, शरीर के क्षतिग्रस्त भागों के पुनः निर्माण को पुनर्जन्म या पुनरुद्भवन कहते हैं। कायिक प्रवर्धन भी मैंने अभी आपको बताया था। अनिष्क्रिय भी है, अनिश्चित अंड से नए जीव का विकास हो जाता है, अनिष्क्रिय कहलाता है। परागण क्या है? देखो, एक पुष्प के परागकण जब उसी जाति के अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार के होते हैं, स्वपरागण, पर परागण। ठीक है, तो उसका आंसर आपको यहाँ मिल जाएगा। पर परागण क्या होता है? जब किसी पुष्प के परागकण उसी प्रजाति के अन्य पुष्प जिसकी जीन संरचना भिन्न होती है कि वर्तिकाग्र पर पहुंचकर उसे परागित कर देती है तो इसे पर परागण कहते हैं। पौधे में परागण कीटों द्वारा, वायु द्वारा, जल द्वारा, इन सब के द्वारा होता है। तो इसके बारे में मैंने थोड़ा और डिटेल में लिखा है, तो उसे आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी पुष्प के जननांगों का वर्णन कीजिए अथवा एक पुष्प का चित्र बनाकर उसमें नर तथा मादा जनन भागों को दिखाइए। ठीक है, चित्र इसमें मैंने बनाना भूल गया। अब मैंने ये जो चित्र बनाया था ना यहाँ पर, इसको आप दिखा सकते हैं। ठीक है, ये चित्र है, शायद पुष्प है ये सारे आपके चित्र हैं। ये पुंकेसर होता है, ये दल, बाह्यदल, पुष्प। ठीक है, ये सारा चित्र आपको बना के दिखाना है। अगला क्वेश्चन है, जीवों में विभिन्नता स्पीसीज के लिए तो लाभदायक है परंतु व्यष्टि के लिए आवश्यक नहीं है, क्यों? देखो, विभिन्नताएं प्रजाति के लिए लाभदायक होती हैं। विभिन्नताओं के कारण प्रजाति के सदस्यों में कुछ ऐसे सदस्य उत्पन्न हो जाते हैं जो विभिन्न प्रतिकूल परिस्थितियों के लिए प्रतिरोधी होते हैं। प्राकृतिक चयन के फलस्वरूप योग्यतम जीवित रहते हैं। इन योग्य या वातावरण के लिए अनुकूलित सदस्यों से प्रजाति शाश्वत बनी रहती है। व्यक्तिगत सदस्य में उत्पन्न विभिन्नताएं वातावरण से अनुकूलित न होने के कारण उक्त सदस्य की मृत्यु हो सकती है। इस कारण विभिन्नताएं प्रजाति के लिए लाभदायक हो सकती हैं, लेकिन व्यक्तिगत सदस्य के लिए लाभदायक हो यह आवश्यक नहीं है। ठीक है, ये चीज़ आप लिखेंगे। कह रहे हैं, डीएनए प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है? जनन प्रक्रिया में डीएनए प्रतिकृतिकरण एक आवश्यक प्रक्रिया है। इसके फलस्वरूप जीवधारी की संरचना निश्चित बनी रहती है, जिसके कारण जीवधारी अपने सूक्ष्मावास के अनुरूप बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, मानव के मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। मादा मतलब लड़कियों, ठीक है, उनका ये जनन तंत्र जो होता है, जहाँ से वो पेशाब करती है, जहाँ से समझ सकते हैं आपको, तो आजकल के बच्चे बड़े एडवांस होते हैं, सब कुछ पता रहता है, ये चित्र बनाने के लिए आ सकता है। कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का उपयोग क्यों किया जाता है? कुछ पौधों को उगाने के लिए कायिक प्रवर्धन का किया जाता है क्योंकि कुछ पौधों में बीज नहीं बनते, बीज जनन योग्य नहीं होते हैं अथवा बहुत कम संख्या में बनते हैं, तब वहाँ उपयोगी होता है। कायिक प्रवर्धन द्वारा कम समय में एक पौधे से अनेक पौधे तैयार किए जा सकते हैं। कायिक प्रवर्धन द्वारा प्रजाति के लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित किया जा सकता है। तो ये इसके कारण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक कोशिकीय एवं बहुकोशीय जीवों की जननी पद्धति में क्या अंतर है? तो एक कोशिकीय जीवों में जनन सामान्यतः असूत्रीय या समसूत्री विभाजन द्वारा होता है। इसके फलस्वरूप कोशिका वृद्धि करके जब विभाजित होती है तो इसके फलस्वरूप संतति कोशिका का निर्माण हो जाता है। यह क्रिया सामान्यतः द्विखंडन, मुकुलन या फिर बहुखंडन द्वारा होती है और बहुकोशिकीय जीवों में सूत्री विभाजन द्वारा प्राय वृद्धि होती है। इनमें कायिक, अलैंगिक या लैंगिक विधि से जनन होता है। कायिक जनन में पादप भाग पृथक होकर नया पादप बनाता है। ठीक है, ये आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, गर्भ निरोधक युक्तियां अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? लैंगिक जनन में युग्मों के संलयन के फलस्वरूप जनन क्या होता है? देखो, इसके द्वारा संतति नियंत्रण हो सकते हैं, जो बर्थ कंट्रोल हो सकता है इसके द्वारा। इनके द्वारा जल्दी जल्दी गर्भधारण को रोका जा सकता है, क्योंकि जल्दी जल्दी गर्भधारण करने से स्त्री के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसकी सहायता से देश की जनसंख्या को नियंत्रित कर सकते हैं। अनेक गर्भ निरोधक युक्तियों का प्रयोग से लैंगिक संचारित रोगों से बचा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, मानव वृषण द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। तो मानव वृषण द्वारा जो हार्मोन निकलता है वो है एंड्रोजन्स, जैसे टेस्टोरोन्स। ठीक है,
और स्त्री के अंडाशय साफ होने क्या होता है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्स स्किन हार्मोन्स, ठीक है, ये निकलते हैं। पुनरुद्भवन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है कि पुनरुद्भवन क्या होता है। जो स्पंज होते हैं, हाइड्रा होते हैं, प्लेनेरिया आदि जीवों को दो या दो से अधिक भागों में काटने पर प्रत्येक भाग पर अपने क्षतिग्रस्त भाग को पूरा करके एक पूर्ण जीव बना लेता है। इसी प्रकार केंचुआ, सितारा मछली आदि भी शरीर का अधिकांश भाग दोबारा फिर से बना लेता है। पुनरुत्थान के गुण के कारण हाइड्रा की एक से अधिक जातियों के कटे हुए शरीर आपस में जोड़े जा सकते हैं। इस क्रिया को रोपण कहते हैं। तो पुनरुत्थान का मतलब क्या हुआ, जब एक कोई चीज़ कट गई, अलग हो गई, उस वो फिर से दोबारा बन जाएगी तो उसे पुनरुद्भवन कहेंगे। बोले तो पुनर्जवन, पुनर्जन्म का कॉन्सेप्ट है इसमें। अब एमसीक्यूज देखते हैं। स्वद्विगुणन की क्षमता कहाँ होती है, डीएनए में होती है। डीएनए की प्रतिकृति आवश्यक किस लिए है, पीढ़ी दर पीढ़ी प्रजाति के अस्तित्व के लिए। ईस्ट में अलैंगिक जनन प्रायः कहाँ होता है, मुकुलन द्वारा होता है। द्विखंडन द्वारा अलैंगिक जनन होता है कहाँ पर, स्पाइरोगेरा में। हाइड्रा में अनुकूल परिस्थितियों में अलैंगिक जनन होता है मुकुलन द्वारा। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है ब्रायोफिल्म में। शकरकंद में कायिक प्रवर्धन होता है जड़ द्वारा। निम्न में से कौन आवृत बीजी पौधा नहीं है, मशरूम। पाइनस में गुच्छों में उत्पन्न होने वाले शंकु होते हैं, नर भी और मादा दोनों। पुरुष में शुक्राणु कहाँ बनते हैं, वृषण में। स्त्री में अंड का निषेचन कहाँ होता है, फैलोपियन नलिका में। स्त्री के आतव चक्र पूर्ण होता है 28 दिन में। डीएनए की प्रतिकृति, ये क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। दो जीवों के नाम लिखे जो उत्पन्न होते हैं मुकुलन द्वारा और बीजाणु द्वारा। मुकुलन द्वारा क्या होता है, हाइड्रा, स्पंज, और बीजाणु द्वारा होता है अमीबा, यूलोथ्रिक्स। एक लिंगी और उभयलिंगी पुष्प का एक उदाहरण दो। तो एक लिंगी पुष्प है बेटा मक्का, पपीता, और उभयलिंगी पुष्प है मकोई, मटर। ठीक है, कह रहे हैं अनुन्मीली परागण किसे कहते हैं, जब पुष्प के बंद रहते हुए स्वपरागण की क्रिया होती है तो इसे अनुन्मीलीय परागण कहते हैं। साल्विया में परागण किस माध्यम से होता है, कीट द्वारा होता है। किन्हीं दो जल परागित पुष्पों के नाम लिखिए। तो उनका नाम है बेटा हाइड्रिला, ठीक है, और वेनिस नेडिया। भ्रूणपोष की कोशिकाएं किस प्रकार की कोशिका विभाजन में से बनती हैं, स्वतंत्र केंद्रीय कोशिका विभाजन द्वारा बनती हैं। उभयलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, इसका एक उदाहरण दीजिए। जब एक पुष्प में नर तथा मादा दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं तो पुष्प को उभयलिंगी कहते हैं, जैसे मकॉय। स्तनधारियों में अंडाशय कहाँ स्थित होता है, स्तनधारियों में अंडाशय उदर गुहा में वृक्क के पास स्थित होता है। कायिक प्रवर्धन द्वारा उगाए जाने वाले दो पौधों के नाम, तो वो है बेटा अदरक, गन्ना, गुलाब। भारत की जनसंख्या वृद्धि वर्तमान दर क्या है, 1.19 प्रति वर्ष। चिकित्सीय गर्भावस्था समाप्त को वैधता कब प्रदान की गई, 1972 में। पुंकेसर एवं स्त्री केसर दोनों युक्त पुष्प क्या कहलाता है, उभयलिंगी पुष्प कहलाता है। गर्भनिरोधक गोलियों में कौन से हार्मोन्स पाए जाते हैं, एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन पाए जाते हैं। यौन संचारित दो रोगों के नाम बताइए, एक है सिफिलिस और दूसरा है गोनोरिया। एसटीडी और एड्स का पूरा नाम, एसटीडी क्या होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, और एड्स तो आप जानते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब अगर नेक्स्ट चैप्टर पर आते हैं आनुवंशिकता एवं जैव विकास। तो विभिन्न प्रकार के गुणसूत्रों का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो गुणसूत्र जो होता है बेटा आप देख सकते हैं अंतः केंद्री, इस प्रकार के गुणसूत्र में सेंट्रोमियर गुणसूत्र के एक सिरे पर स्थित होता है और इसके एक ही भुज होती है। मानव में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, तो ये तो बहुत ही सिंपल है क्वेश्चन। मनुष्य में लिंग निर्धारण मैकलांग के अनुसार एक लिंगी जंतुओं में लिंग निर्धारण लिंग गुणसूत्र द्वारा होता है। वैसे मनुष्य के जनन कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, इसमें से 22 जोड़े नर और मादा में समान होते हैं। जो गुणसूत्र बनता है ना बेटा वो कैसे बनता है, देखो जो औरतें औरत होती हैं, अगर मैं इधर लिखूं लड़की और इधर लिखूं मैं लड़का, है ना, यहाँ पर महिला लिख देना, यहाँ पुरुष लिख देना। लड़कियों के पास एक्स एक्स होता है और लड़कों के पास एक्स वाई होता है। जब लड़की का एक्स और लड़के का एक्स मिलता है सेम टू सेम,
तो लड़की होगी, और जब तो इसका एक्स और लड़के का वाई मिलता है तो लड़का होता है। ठीक है, यह है निर्माण। देखो सेम टू सेम मिलेगा तो क्या बनेगा, सेम टू सेम पे पुत्री, और डिफरेंट मिलेगा तो पुत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उपार्जित लक्षणों से क्या अभिप्राय है। अंगों के अधिक उपयोग अथवा अनुप्रयोग के फलस्वरूप उत्पन्न विभिन्नताएं उपार्जित लक्षण कहलाती हैं। ये लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहते हैं। उपार्जित लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी वंशागत होते रहने से अनेक पीढ़ियों के पश्चात संतति अपने पूर्वजों से भिन्न हो जाती है तथा नई प्रजातियां बन जाती हैं। आनुवंशिक का जन्मदाता किसे कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। कारण बताइए कि सभी जीवों में बहुत से समान लक्षण होते हैं। देखो सभी जीवधारियां आदिकाल में समान पूर्वजों से विकसित हुई हैं। इसका कारण इनके अनेक समान लक्षण पाए जाते हैं, जैसे समस्त जीवधारियों के जीव द्रव्य डीएनए, आरएनए एवं एटी की संरचना तथा कार्य बिल्कुल समान है। प्राणियों में पाए जाने वाले ट्रिप्सिन, एमाइलेज, एंजाइम आदि की संरचना और कार्य भी समान होते हैं। एक एकल जीव द्वारा उपार्जित लक्षण सामान्यतः अगली पीढ़ी में वंशागत नहीं होते हैं। क्यों? किसी जीवधारी द्वारा अपने जीवन काल में उपार्जित लक्षण सामान्यतः वंशागत नहीं होते, क्योंकि ये उसके कायिक द्रव्य या कायिक कोशिकाओं को ही प्रभावित करते हैं। उपार्जित लक्षण जनन द्रव्य को प्रभावित नहीं करते, अतः ये लक्षण वंशागत नहीं होते। ठीक है, कहने लक्षणों की वंशागति के नियम पर टिप्पणी लिखी है। तो पहला नियम है प्रभाविता का नियम। तुलनात्मक लक्षण वाले जीवों में संकरण कराने पर प्रथम पुत्रीय पीढ़ी में प्रभावी लक्षण ही प्रदर्शित होता है, अप्रभावी लक्षण प्रदर्शित नहीं होता। ठीक है, दूसरा जो नियम है, तुलनात्मक लक्षणों में संकरण के फलस्वरूप बनी F1 पीढ़ी की संतति में युग्मक निर्माण के समय तुलनात्मक लक्षणों के जीन पृथक होकर अलग अलग युग्मक में चले जाते हैं। ठीक है, अर्थात युग्मक इकाई लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं। तो ये नियम आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल ने प्रयोगों से कैसे पता चला कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। देखो मेंडल के द्विसंकर संकरण परीक्षण से स्पष्ट हो जाता है कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। जैसे लंबे और बैगनी पुष्प वाले तथा नाटे और सफ़ेद पुष्प वाले शुद्ध जनकों में संकरण कराने पर प्रभाविता के नियमानुसार F1 पीढ़ी में सभी पौधे लंबे और बैगनी पुष्प वाले प्राप्त होते हैं, और ये सभी पौधे संकर होते हैं। F1 पीढ़ी के पौधे के पुष्प में स्वपरागण कराने पर युग्मक निर्माण के समय तुलनात्मक लक्षणों के जीन पृथक होकर अलग अलग युग्मकों में चले जाते हैं, अर्थात युग्मक इकाई लक्षण के लिए शुद्ध होते हैं। निषेचन के फलस्वरूप F2 पीढ़ी में लंबे और बैगनी पुष्प वाले, लंबे और सफ़ेद पुष्प वाले और नाटे और बैगनी पुष्प वाले तथा नाटे और सफ़ेद पुष्प वाले पौधे 9-3-3-1 के अनुपात में प्राप्त होते हैं। इससे स्पष्ट है कि विभिन्न लक्षण स्वतंत्र रूप से वंशागत होते हैं। क्रिस क्रॉस वंशागति किसे कहते हैं? अप्रभावी लिंग संलग्न लक्षण का पिता से पुत्री और उसके बाद पुत्री से उसकी संतानों में पहुंचना क्रिस क्रॉस वंशागति होती है। उपमध्य केंद्रीय गुणसूत्र में एक भुजा दूसरी से लंबी क्यों होती है? तो उपमध्य के गुणसूत्र में सेंटोमियर के एक सिरे की और होने से एक भुजा छोटी तथा दूसरी भुजा लंबी होती है। उस पादप का नाम लिखिए जिस पर मेंडल ने प्रयोग किया था, तो उसका नाम है बेटा मटर। गुणसूत्र परिकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो सटन तथा बोवेरी ने प्रस्तुत की थी। डीएनए का प्रसारित रूप क्या है? डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल, मतलब पूरा नाम। मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर का प्रयोग किया था। आनुवंशिकता के जनक को मेंडल ने बनाया था। प्राकृतिक परिणात्मक का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत लेमार्क ने दिया था। XY लिंग गुणसूत्र पर पाए जाने पर कहाँ पाए जाते हैं? मानव। ठीक है, छिपकली में उच्च ताप संश्लेषण उत्पन्न होता है नर संतति में। अवशेषी अंग का उदाहरण नहीं है वेल का पैर। कीटों में लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी होते हैं XO गुणसूत्र। समजात अंग का उदाहरण नहीं है चिड़िया या चमगादड़ के पंख। समजात अंग क्या होते हैं? ठीक है, समरूप अंग क्या होते हैं, ये एग्जाम में आ सकते हैं। जीवन की उत्पत्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वहन किया जाता है CH4NH3 और H2 ने। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, शुद्ध पौने मटर के पौधों में संकरण कराने पर F2 पीढ़ी में उत्पन्न शुद्ध लंबे तथा शुद्ध पौने पौधे का अनुपात क्या होता है? 1:2:1। लाल तथा सफ़ेद पुष्प वाले शुद्ध पौधों के मध्य संकरण कराने पर किस प्रकार का पौधे प्राप्त होंगे? सभी लाल पुष्प प्राप्त होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेंडल के एक प्रयोग में गोल पीले बीज वाले पौधे और झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधे के मध्य संकरण कराने पर 50% गोल हरे और 50% गोल पीले बीज वाले होते हैं। तो गोल पीले बीज वाले पौधे की जीन संरचना कैसी होगी? RRYY। ठीक है। स्त्री के अंडाणु का निषेचन 22+Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु से होता है। तो संतति की गुणसूत्र कैसी होगी? ऐसी होगी 44X+। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं जीव विज्ञान के, परंतु एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं वो भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो बॉक्स के अंदर है उनको तो करना ही करना है, अभ्यास के क्वेश्चन करने ही करने हैं, और उसके बाद इन क्वेश्चनों को देखना है। सभी चीज़ें मैंने पहले ही करा रखी है, लिंक्स मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन पे।